नमस्कार। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज के आर्टिकल में यहाँ पर बात की गई है व्हेन यू मेक म्यूजिक। जब आप म्यूजिक बनाते हो, जब उसको बजाते हो, तो उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब भी आप अपनी परफॉर्मेंस देते हो ऑडियंस के सामने, तो यहाँ पर हमेशा आपने ये फील करना है कि आपके सामने सिर्फ एक पर्सन बैठा है जो आपको सुन रहा है, और उसकी जो आयु है वो भी एक बच्चा है 2 साल का। तो यहाँ पर ये ह्यूमन वे है, अगर आपने अपने डर को जो है ओवरकम करना है, उससे आगे बढ़ना है। और अगर डिवाइन वे की बात करें, जो ब्रह्म का रास्ता है, वो ये है कि आप ये सोचो, ये फील करो कि जो परमात्मा है वो सभी के अंदर है। जो भी आपके सामने ऑडियंस बैठी है, और वो एक ही है, वो परमात्मा वो सबके अंदर है और वो आपके अंदर भी है। तो यहाँ पर जो है ना, आप हर एक इंडिविजुअल को आप इस एक तरीके से यहाँ पर पहचानना शुरू कर देंगे कि जितने भी इंडिविजुअल सभी यहाँ पर बैठे हैं, उन सबके अंदर एक ही इंडिविजुअल है। तो उसको एक ही आइडेंटिटी मान के आप उनको देखो। ओके, तो यहाँ पर जो है ना, फिर आप डरना बंद कर दोगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया अप्रोच है यहाँ पर जो ऑथर यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरा यहाँ पर बात करें कि अगर म्यूजिक की बात करें, तो ये वो एक जो हमारी अंदर की चेतना है उसको एक तरह का एक्सटेंशन देती है, उसको और बढ़ाती है। तो यहाँ पर एक तरह का एक्सप्रेशन भी है जो हमें यहाँ पर जो दिव्य रूप से हमारे अंदर जो है उत्पन्न होता है, तो उसको भी बाहर निकालता है जो म्यूजिक है। तो यहाँ पर जब भी हम अपने अंदर की ओर जाते हैं, ब्रह्म को पहचानते हैं, तो यहाँ पर जब उस समय जब हम म्यूजिक बजाते हैं ना, तो वो उसकी खूबसूरती ही अलग होती है। तो वो खूबसूरती यहाँ पर सुप्रीम होती है जब आप म्यूजिक बजाते हो, जो भी आप ध्वनि बात जो है उत्पन्न करते हो। तो यहाँ पर जब भी आप म्यूजिक बजाओ, हमेशा ये फील करो कि आप इंस्ट्रूमेंट हो और वो परमात्मा जो है आप ही के थ्रू जो है उसको बजा रहा है। तो कहने का मतलब म्यूजिशियन भी आप हो और उसी समय में लिसनर भी आप। कहने का मतलब कि बजाने वाला भी वो परमात्मा खुद है, ओके, और जो सुनने वाला वो भी वही है। तो यहाँ पर ये भावना जब लेकर आनी शुरू कर देंगे, ये जो मानसिकता आएगी ना, तब ये डर वगैरह जो भी यहाँ पर जो रुकावटें आती हैं आपके गोल में, तो वो सब दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और आगे यहाँ पर बात करें कि अपनी कला में से ईगो को दूर कैसे रखना, ये भी सबसे जरूरी बात है, ये भी एक कला है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप ये सोचो कि आप एक इंडिविजुअल हो और ईगो एक दूसरा इंडिविजुअल जिसके साथ आपका युद्ध है, और उस युद्ध में हमने ईगो को हराना है, खुद जीतना है। तो तजर्बे से आपको ये चीज पता चलेगी कि आप जो भी काम करने निकलोगे ना, जिस भी गोल को अचीव करने निकलोगे, तो हमेशा रुकावट पैदा करेगी ईगो आपके रास्ते में किसी ना किसी तरीके से। तो फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कहीं पर भी जा रहे हो, ओके, या फिर आज एज ए म्यूजिशियन ही आप आगे बढ़ रहे हो, तो अगर अहंकार आगे आ जाता है ना, तो आपके नजरों में पर्दे पड़ जाएंगे। आगे आपको सिर्फ यही दिखेगा कि मैं ही सर्वोत्तम हूं और दूसरा तो कोई है ही नहीं मेरे मुकाबले में। तो ऐसे ईगो बढ़ जाती है, ऐसे नेचर बदलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो ना इंसान की प्रगति रुक जाती है, बढ़ती नहीं है। तो यहाँ पर अपने गोल के टुवर्ड्स हमें आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर जो है ना, हमारी आधी स्ट्रेंथ जो है वो इसी हमारे दुश्मन को निपटने में ही लग जाती है। आधी जो सोच है उस ईगो के बारे में सोचते सोचते ही निकल जाती है। तो इससे ये इन सब चीजों से बचना है। वो परमात्मा जो है हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमारी कैपेसिटी बढ़ाते हैं कि हम तेज से तेज दौड़ सकें और ये जो ईगो है ना इसको पछाड़ सके। लेकिन फिर भी हमारी आधी एनर्जी जो है ना, हमारी आधी जो कैपेसिटी है, वो ईगो में ही हम लगा देते हैं। तो लास्ट में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे हम जो है म्यूजिक में जो स्पिरिचुअलिटी है उसको इन्फ्यूज करें, और उसका मजा अलग होता है। जब स्पिरिचुअलिटी भी आ गई, म्यूजिक भी आ गया, तो आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे जो यहाँ पर भजन भी गाए जाते हैं जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी भी होती है, म्यूजिक भी होते हैं। तो उसका मेन मकसद यही है कि जो आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी है, डिविनिटी है, उसको और एनहांस किया जाए। आपकी जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो दर है ना, उसको और ऊपर पहुंचाया जाए। तो यहाँ पर हमेशा जब म्यूजिक हम बजाते हैं, तो हमें ये चीज का ज्ञान होना चाहिए कि ये इससे फायदा होगा, चेतना बढ़ेगी हमारी भी और दूसरों की भी जो आपका म्यूजिक सुनेंगे। तो यहाँ पर वो म्यूजिक बजाओ जो आपको इंस्पायर करे और आपके दिल की गहराइयों से निकलकर बाहर आए और आपकी जो चेतना है उसको और बढ़ाए। तो यहाँ पर अगर इस तरीके का आप म्यूजिक बजाते हो, आप देखोगे आपके हर एक नोट में जो आप म्यूजिक का हर एक नोट यहाँ पर बजाओगे, तो यहाँ पर वहां पर जो है ना डिवाइन जो जैसे लोटस जो होता है, कमल का फूल होता है, जब उसकी पत्तियां जो होती हैं वो खिलती है ना, जो पंखुड़ियां जिसको हम बोलते हैं, पंखुड़ियां जैसे वो खिलती हैं, तो वैसे उसी तरह आपके जो डिवाइन जो आपका म्यूजिक है ना वो खिलेगा, वर्षा होगी ऐसे। तो यहाँ पर हमेशा जब डिवाइन म्यूजिक बजाना है तो फील करो
कि आपके अंदर वो परमात्मा ही है जो सब चीज को जो है अनवील कर रहा है, उसके रास्ते खोल रहा है, आपको एक्सप्लोर कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो यही था आर्टिकल यहाँ पर द स्पीकिंग ट्री में। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर हमें बताया है कि कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है, कैसे रुकावटों को टैकल करना है, और कैसे जो है ना अपने गोल के प्रति जो है बिल्कुल वहां पर विश्वसनीय रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो वहां पर स्पिरिचुअलिटी आपको कैसे काम दे सकती है, कैसे आप अपने ऑडियंस का जो फियर आपके मन के अंदर बन जाता है उसको दूर कर सकते हो। तो ये एक बहुत बढ़िया यहाँ पर स्ट्रेटेजी आपको बताई गई है। तो इस आर्टिकल में यहाँ पर बात की गई है कि ग्रोथ ओवर फाइटिंग इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी सेट्स नेगेटिव रियल रेट्स। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लॉकडाउन की वजह से अभी जो इकोनॉमी दोबारा से उभर रही है, अभी भी जीडीपी -7.5% के आसपास यहाँ पर ठहरी हुई है। तो उसके चलते अभी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर 6% 2 से 6% के बीच में जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, महंगाई दर को यहाँ पर कंट्रोल करके चलती है। अब ये 6% से एक्सीड कर रही है, 6% से आगे बढ़ती जा रही है। पिछले अगर हम बात करें काफी समय से ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है कि यहाँ पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी उसके हाथ से यहाँ पर डोर निकलती जा रही है। तो यहाँ पर हमेशा से वो कंट्रोल करके चली है। तो अभी इस साल इकोनॉमी में काफी कुछ आप देखेंगे बहुत ही यहाँ पर बुरा हुआ है, अच्छे से यहाँ पर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाई, जिसकी वजह से अब महंगाई दर भी बढ़ने वाली है और बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, इसको यहाँ पर जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो गवर्न करते हैं। यहाँ पर ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसको यहाँ पर टैकल करके चलती है। तो इसको यहाँ पर आरबीआई के अंदर ये सारा काम होता है। और दूसरी ओर होती है हमारी फिजिकल पॉलिसी, जिसको भारत सरकार टैकल करके चलती है। तो भारत सरकार यहाँ पर एक्ट बनाती है, यहाँ पर जिस तरीके से फाइनेंस जो है ना, जो हमारी इकोनॉमी है उसको सही किया जा सके। तो यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, यहाँ पर ये भी जो पॉलिसी रेट्स हैं, जो आप रेपो रेट्स की बात करो, रिवर्स रेपो रेट्स की बात करो, बैंक रेट की बात करो, तो इन सभी मुद्दों के बारे में यही बात करती है और यही जो है यहाँ पर टारगेट इशू करती है। जो भी चेंजेस आते हैं यही लेकर आते हैं। तो यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो ये काफी कुछ करते हैं। ये कई बार रेपो रेट बढ़ा देते हैं। जब रेपो रेट बढ़ता है, रेपो रेट का मतलब होता है जो अगर आरबीआई जो है वो यहाँ पर जिस ब्याज दर के ऊपर जो आम कमर्शियल बैंक है उनको पैसे मुहैया करवा रहा है, ठीक है, जितना ज्यादा ब्याज आरबीआई लगाएगा तो आगे फिर जो कमर्शियल बैंक आरबीआई से यहाँ पर पैसा लेंगे, तो आगे जब वो अपने कस्टमर्स को यहाँ पर पैसा देंगे तो नेचुरली सी बात है अपना वो भी ब्याज दर बढ़ा देंगे। तो अगर वो भी ब्याज दर बढ़ा देंगे तो यहाँ पर लोग फिर पैसा लेना कम कर देंगे, लोन लेना कम कर देंगे बैंकों से। तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो ये होगा कि मार्केट में जो लिक्विडिटी होगी पैसे की वो कम होनी शुरू हो जाएगी, लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। ओके, तो जब लोन लेंगे लोग तभी इन्वेस्ट करेंगे। तो जब लोन लेंगे तो उनको इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर वो फिर कहेंगे कि हम अभी रुकते हैं जब तक आरबीआई जो है यहाँ पर रेपो रेट कम नहीं कर देता। और बिल्कुल इसके उल्ट होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जब यहाँ पर जो आम कमर्शियल बैंक है वो पैसा देते हैं आरबीआई को, तो उसके ऊपर भी जो यहाँ पर ब्याज दर लगता है, तो यहाँ पर उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर जो इम्पैक्ट रहता है इकोनॉमी के ऊपर वो रेपो रेट का रहता है। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात की गई कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो होलसेल है, जो रिटेल इन्फ्लेशन है, तो यहाँ पर अगर इसमें वृद्धि आ रही है तो इसको हमें कंट्रोल करके चलना होगा, जो सप्लाई साइड है और जो होलसेल है। तो इन जो इन्फ्लेशन है इसमें जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं यहाँ पर बढ़ने देना, इनको कंट्रोल करके चलना है। तो होलसेल मतलब जब भी आप किसी मार्केट में जाओ तो आपको हमेशा एक मार्केट का नाम सुनने को मिलेगा कि यहाँ पर होलसेल प्राइस में आपको जो है गुड्स मिल जाते हैं, आपको चीजें मिल जाती है। तो यहाँ पर वो जो प्राइस होता है ना, उसी प्राइस में से बहुत से जो छोटे शहर के जो लोग होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो सामान लेकर जाते हैं, फिर अपने यहाँ जाके बेचते हैं। ओके, तो उनको यहाँ पर फायदा होता है। यहाँ पर होलसेल की मार्केट हमेशा जो बड़े शहर है वहां पर आपको डेवलप्ड होती मिलती है अलग अलग कॉमोडिटीज में। तो यहाँ पर अगर उसके तौर पे भी अगर महंगाई बढ़ रही है तो नेचुरली सी बात है, फिर आगे जब जो आगे छोटे छोटे दुकानदार आगे सामान बेचेंगे तो कस्टमर तक जब चीज पहुंचेगी तो वो बहुत महंगी होगी। तो इसका महंगी होने का कारण यही है कि डिमांड अब बढ़ी है, तो उसके प्रति जो है ना सप्लाई जो है वो वहां पर नहीं बढ़ पा रही है किसी भी कमोडिटी की। तो जब सप्लाई नहीं बढ़ेगी, डिमांड बढ़ती जा रही है, तब हमेशा महंगाई जो है आसमान छूती है। तो यहाँ पर इन सभी कॉन्स्टेंट्स को हमें दूर करना होगा। तो यहाँ पर जो टारगेट है लॉन्ग टर्म यहाँ पर रेपो ऑपरेशन है, इसको कंटिन्यू रखना होगा और जो सेक्टर्स हैं वहां पर भी इसको यहाँ पर कवर करके चलना होगा रेपो रेट को।
तो दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो रुपीस है, हमेशा आरबीआई क्या करता है कि डॉलर्स जो है ना, डॉलर खरीद के अपने पास रिजर्व में रखता है। जब आप हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट की या फॉरेन एक्सचेंज की, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में, तो वहां पर हमने गोल्ड भी रखा हुआ है, वहां पर हमने डॉलर्स के रूप में भी पैसे रखे हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम अपने रुपीस को भी यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है ना उसको भी कंट्रोल करके चलते हैं कि वो ज्यादा ना गिर जाए। तो कई बार ऐसे होता है, जैसे लॉकडाउन के चलते रुपीस की वैल्यू काफी गिर गई, वो 76 77 तक चला गया एक डॉलर के प्रति, एक यूएस डॉलर के प्रति। तो तब यहाँ पर आरबीआई ने क्या किया कि जो वहां पर डॉलर्स का रिजर्व था उसको बाहर जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर बेचना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर बिल्कुल जब उसने बेचना शुरू कर दिया, फिर दोबारा से जो वैल्यू थी रुपीस की दोबारा से कंट्रोल में आई। अभी देखो, अभी कंट्रोल में है, अभी दोबारा से उसका इनफ्लो शुरू कर दिया। अभी आरबीआई ने दोबारा से डॉलर्स जो है उसको खरीद कर अपने रिजर्व में भरना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से आरबीआई जो है ना रुपीस को भी कंट्रोल करके चलती है, उसको हम कैसे जो है उसकी वैल्यू नहीं करने देनी है। तो ये बिल्कुल वैसे है जैसे देखो, आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर अगर डॉलर खरीद रहे हो या डॉलर बेच रहे हो, तो आप क्यों बेचोगे और क्यों खरीदोगे? अगर आप डॉलर खरीदना चाहते हो तो आपकी मंशा यही है कि मैं डॉलर खरीद के अपने पास रख लेता हूँ, कल को जब प्राइस हाइक आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसका मुझे कुछ ना कुछ फायदा मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर अगर आप बेचते हो तो आपके इंटेंशन यही है कि जो यहाँ पर वैल्यू है ना उसको हम जो है सही तरह से इमेजिन नहीं कर पाए कि क्या वैल्यू उसकी होगी, और मुझे फायदा जो है आने वाले समय में डॉलर्स में नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ पर जो आरबीआई करता है ना, आरबीआई इस तरीके से करता है कि हम जानबूझकर बेच देते हैं। हम जानबूझकर बेच देने का मतलब यही है कि हमारे सामने आपके डॉलर की वैल्यू कुछ नहीं है। ओके, कहने का मतलब हमारा रुपी जो है ना वो ज्यादा बढ़िया है, इसलिए हम डॉलर्स खरीदेंगे ही नहीं, हम आपको वापस बेच रहे हैं। तो यहाँ पर अगर किसी भी करेंसी को आप बेच रहे होते हैं ना तो उसकी वैल्यू गिर रही होती है। आप ये अंदाजा है ना, और ये अंदेशा जो है ये लगाते हैं और यही बताने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल मार्केट को। तो उसी बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो है फिर वो डॉलर खरीद लेते हैं, तो हमारी जो रुपीस की वैल्यू है वो मेंटेन होना शुरू हो जाती है। तो ये एक ट्रिक है जो आरबीआई यहाँ पर यूज करता है। यहाँ पर आगे जो बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इनफ्लो जो है वो और यहाँ पर जो है बढ़ाते जा रहा है जो आरबीआई है। ओके, तो यहाँ पर जो है महंगाई भी साथ ही साथ जो बढ़ती जा रही है, जो यहाँ पर जो रिवर्स रेपो ऑपरेशंस है, जहाँ पर जो बैंक जो है यहाँ पर अपना जो पैसा रखते हैं, तो यहाँ पर ये भी उनको अलाउ किया जाएगा कि आप पैसा रखो, जो डॉलर्स हैं आप उसको भी यहाँ पर जो है रिजर्व के तौर पर रख सकते हो। तो यहाँ पर जो रेपो रेट यहाँ पर अभी का चल रहा है 4% के आसपास है अभी, हालांकि इसको कम किया गया है, वैसे ये 4.5% से ऊपर ही जाता है हमेशा। तो यहाँ पर अभी जब से लॉकडाउन लगा है तब से आरबीआई ने इसको नीचे ही रखा है। तो यहाँ फिर भी जो है यहाँ पर महंगाई है 6% से ज्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो है रियल नेगेटिव यहाँ पर रियल इंटरेस्ट जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है ना अभी भी इतनी सही नहीं है जितनी यहाँ पर होनी चाहिए थी इस समय में। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आरबीआई भी पिछले काफी लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहा है कि कैसे मार्केट की सिचुएशन को यहाँ पर सही किया जाए। तो यहाँ पर जो गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है आरबीआई की तरफ से, तो यहाँ पर जो रिस्क मिटिगेशन जो प्रोडक्ट्स हैं, तो कहने का मतलब जो फाइनेंशियल रिस्क रहते हैं, तो यहाँ पर भी उनको कैसे सही किया जाए, कैसे जो है जो मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पर एक तरह से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए कि वो जो क्रेडिट है उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए, जो पैसा है उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए, सही इंटरेस्ट रेट यहाँ पर प्रोवाइड हो, और करेंसी रिस्क जो है यहाँ पर सब चीजें यहाँ पर दूर हो, और यहाँ पर जो वाइब्रेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने हाल ही में जो हमने लास्ट टाइम आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस किए, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में हमने काफी अच्छा खासा यहाँ पर डिस्कशन की है। तो इसके ऊपर भी आरबीआई यहाँ पर जोर दे रहा है कि इसको भी यहाँ पर इसकी मार्केट को भी अच्छे से डेवलप करेगा। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट यहाँ पर यही है, इतना जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो एक तरह का यहाँ पर बॉन्ड इशू करते हैं, डेट बॉन्ड इशू करते हैं, जिससे कि फिर इन्वेस्टर जो है ना इन बॉन्ड्स को खरीदते हैं और फिर इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इंटरेस्ट के रूप में जो है पैसा मिलता है बाद में। तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेट्स होते हैं यही बॉन्ड इशू करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं इन्वेस्टर्स के थ्रू पूरी मार्केट में से। तो यहाँ पर फिर वो बताते हैं कि हमारे पास इतनी पावर है, हमारे पास इतना पैसा है, तो बाकी के जो और शेयर होल्डर्स होते हैं उनको भी यहाँ पर इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो आपको आने वाले समय में फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की सिचुएशन अभी भी भारत में इतनी अच्छी नहीं है जैसे बाहर के मुल्कों में होती है। तो यहाँ पर आरबीआई भी चाहता है कि हम जो है यहाँ पर इसको अच्छे से इसको डेवलप करें, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को अच्छी लिक्विडिटी यहाँ पर प्रोवाइड हो, जो कि अच्छे से यहाँ पर जो है कंपनीज आगे सर्वाइव करें और इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे बढ़े।
तो यहाँ पर जितनी अच्छी यहाँ पर लिक्विड मार्केट होगी और यहाँ पर जितना बढ़िया तरीके से क्रेडिट जो है यहाँ पर स्वैप होगा, उतनी ही बड़ी तरीके से जो मार्केट है ना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, वो आगे बढ़ेगी। और उतना ही यहाँ पर जो है हम आगे जो है सोच सकते हैं कि आने वाले समय में हमारा देश जो है ना उसकी जीडीपी और जल्दी से राइज हो। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट फंडिंग होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आने की जरूरत है, जिसकी की अभी कमी है। तो यहाँ पर जो लंबे जो फाइनेंस होते हैं वहां पर भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ताकि जो कि इन्वेस्टर्स का भी जो ना भरोसा बढ़े कि हाँ भी ये बात है, हमने पैसा यहाँ पर दिया, ये पैसा लगा है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी हो, जो भी इंटीमेशन हो समय समय पर इन्वेस्टर्स को यहाँ पर मिलती रहनी चाहिए। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आरबीआई ने भी यहाँ पर बहुत सी यहाँ पर सीरीज अनाउंस की है कि हम जो मेजर जो है नए अपना रहे हैं कि कैसे हम जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, जो स्ट्रेस सेक्टर्स है, मतलब कहने का जिन सेक्टर्स में भारत की इकोनॉमी में अभी हालत जो है अच्छी नहीं है, जहां पर जिन्होंने लोन लेकर रखा हुआ था अभी लोन की किस्तें भी नहीं दे पा रहे, प्रोडक्शन एक्टिविटी वैसे बंद हो गई लॉकडाउन की वजह से, और सिचुएशन जो है ना उनकी कंपनीज की वो बहुत खराब है। तो यहाँ पर इन्होंने लॉन्ग टर्म क्रेडिट देने का यहाँ पर जो है अवेलेबिलिटी करवाने की बात की है। तो यहाँ पर भारत सरकार भी बहुत सारी स्कीम लेकर आई स्ट्रेस सेक्टर से उनको यहाँ पर पैसा मुहैया करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं तो इनको भी और यहाँ पर मजबूत करने की यहाँ पर बात रखी गई कि इनको यहाँ पर कैसे इनकी निगरानी रखनी है, कैसे इनको मॉनिटर करके चलना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई एक एग्जांपल दीजिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो यहाँ पर रूरल एरियाज में जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, खासतौर पे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो आइटम्स होती हैं उसके लिए, तो यहाँ पर उसकी भी यहाँ पर लिक्विडिटी सपोर्ट की यहाँ पर बात की गई है। तो आरबीआई ने यहाँ पर एक नया कॉम्प्रिहेंसिव नॉर्म्स यहाँ पर दिया है, एक लिबरलाइज कॉल दी है, नोटिस दिया है कि यहाँ पर जो मनी मार्केट्स हैं ओके, तो यहाँ पर उनको कैसे जो है वहां पर जो डिपॉजिट है वो बढ़ाया जाए। ओके, तो जो लोग अपना पैसा लेकर आए वहां पर जो है जमा करवाएं। ओके, पैसा मार्केट में किसी के पास आएगा तभी जो है उस पैसे को यूज करके आगे जो है काम चलाया जा सकता है। तो इन सभी चीजों के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। तो बेसिकली यहाँ पर आरबीआई का जो रोल है ना इसके बारे में यहाँ पर बात करने की कोशिश की। और कमर्शियल पेपर क्या होता है इसके बारे में, इसकी क्या डेफिनेशन है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। और आर्टिकल के आखिर में यहाँ पर बात की गई है कि हमें जो यहाँ पर जो कोविड के चलते यहाँ पर जो यहाँ पर रिस्क पैदा हो गए हैं, जैसे कोविड के चलते ही यहाँ पर उसकी मैनेजमेंट के चलते ही प्राइस यहाँ पर राइज हो रहे हैं। दूसरी ओर क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, नेगेटिव में ग्रोथ चली गई और नेगेटिव में ग्रोथ है यही, अब डिमांड बढ़ रही है तो यहाँ पर प्राइसेस राइज होंगे। तो यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है यहाँ पर इसका भी यहाँ पर जो अंदाजा है यहाँ पर इससे परे ये बात जा रही है। तो यहाँ पर ये एक तरह से जो दूसरी हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पर टैक्सेस है, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक तरह के जो है ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस जो है वो राइज होते जाए। तो इन सभी सिचुएशंस को अभी यहाँ पर कंट्रोल करने की, देखकर चलने की जरूरत है। देखो जब लॉकडाउन लगा तभी एक टाइम ये भी था कि डिमांड ही नहीं थी, लोग डिमांड ही नहीं रख रहे थे क्योंकि कोविड का यहाँ पर डर था कि हमें कोविड ना हो जाए किसी प्रोडक्ट की वजह से। तो अभी अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसकी जो दूसरा यहाँ पर रीजन है वो यही है कि सप्लाई नहीं बढ़ रही। तो सप्लाई क्यों बढ़े, सप्लाई तभी बढ़ेगी ना जब उनको श्योरिटी हो जाए कि हाँ भी डिमांड बढ़ गई है। तो अभी पहले से जब कोविड लॉकडाउन लग गया था तब यही हुआ था, तब ये हुआ था कि तब डिमांड मतलब बिल्कुल जल्दी ही खत्म हो गई और दूसरी ओर सप्लाई साइड में बम्पर सप्लाई पड़ी हुई थी। तो वो सारी की सारी सप्लाई तो जब तब बाद में उनको प्रोडक्शन बंद करनी पड़ी। तो यहाँ पर पहले उन्होंने यही है कि जो पुरानी सप्लाई पहले निकले तो फिर दोबारा से उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। अभी भी जो सप्लाई साइड वाला जो सेक्टर है वहां पर इतना विश्वास अभी नहीं उत्पन्न हो पाया कि वो सप्लाई जो है ना उसको बड़े पैमाने पर शुरू कर दे। तो जिसकी वजह से अभी भी जो है प्राइस राइज रहेगा, होलसेल प्राइस वो बढ़ते जाएंगे, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिक्विडिटी को अभी यहाँ पर सही करना होगा। ओके, तो यहाँ पर जो डिमांड है ना वो अभी बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से हमें सप्लाई भी आने वाले समय में बढ़ानी होगी, तभी जो है अच्छा ग्रोथ आने वाले समय में हमें जो है मिल सकता है। इकोनॉमी जो है अभी नेगेटिव से दोबारा हो सकता है जीरो तक पहुंचे, फिर जीरो से हम धीरे धीरे हो सकता है पॉजिटिव तक पहुंचे। तो अभी ये धीरे धीरे हमें रास्ते तय करने हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पर यही था पूरा आर्टिकल। तो आज के लिए भी आपको इतना ही आर्टिकल मिलेगा, तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर।